नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूनिट नंबर 12 जो है उसका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अम्लीय वर्षा। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है और लास्ट ईयर भी ये प्रश्न अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में आया हुआ है, तो आपको उस हिसाब से भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से लेना है। इसमें देखिए हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, किस प्रकार से अम्लीय वर्षा जनरेट हो जाती है। वैसे ये कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी है। अम्लीय वर्षा ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से होती है। तो एक तो अम्लीय वर्षा क्या है, या यूं कहें अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं, ये चीज़ एक तो आपको ध्यान करनी है। साथ में अम्लीय वर्षा के स्रोत या कारण कौन से हैं जिनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना। उसके बाद में अम्लीय वर्षा के प्रभाव, अम्लीय वर्षा के प्रभाव मान लीजिए, दुष्परिणाम मान लीजिए, परिणाम मान लीजिए, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक वो पढ़ेंगे और चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के उपाय। अम्लीय वर्षा को हम किस प्रकार से उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं या उसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो एक एक कंसेप्ट को हम लेते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा टिफ़िकल नहीं है, साइंस का टॉपिक है लगभग ये, लेकिन ज़्यादा टिफ़िकल नहीं है। बस नॉर्मल सामान्य सी भाषा में हम इसको समझ लेंगे और ज़्यादा जितना लिखा हुआ है, जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उतना हम पढ़ लेंगे, है ना। तो ज़्यादा वो टिफ़िकल भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ईजी वे में ये चीज़ समझ में आ जाती है। अम्लीय वर्षा को लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, है ना। तो उसी प्रकार से आपको भी इसको मोस्ट के रूप में लेना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं अम्लीय वर्षा होती क्या है। जब औद्योगिक इकाइयों से, आपने देखा होगा जो उद्योग होते हैं उनसे, है ना, कल कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जब औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली प्रमुख गैसें, अब जैसे प्रमुख गैसों में कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं CO2। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे SO2। यहाँ पे SO2 लिखा हमने, यहाँ पे CO2 लिखा। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CO2 लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने SO2 लिखा, तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड कह दीजिए या नाइट्रोजन के ऑक्साइड कह दीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड कह दीजिए या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह दीजिए, मतलब एक ही है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, NO2। यहाँ पे हमने क्या लिखा, NO2 आदि। ये आदि गैसें हैं, आदि गैसें उत्सर्जित होती हैं। ये नीचे जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है उसको इसमें ऐड करते हैं। जब औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली प्रमुख गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड आदि गैसें उत्सर्जित होती हैं, जब ये गैसें, फिर देखिए हम क्या जोड़ेंगे, जब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना वो जोड़ेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है, जब ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में आपको पता है 4% एनी टाइम 4% तक की जो मात्रा होती है किसकी होती है, जलवाष्प की, वापर की। जलवाष्प कितने प्रतिशत होती है वायुमंडल में, एनी टाइम हमेशा जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, 4%। आर्द्रता, जलवाष्प हम किसे कह रहे हैं, आर्द्रता को। तो आर्द्रता कितने प्रतिशत होती है वायुमंडल में, 4%। जब ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित, जो पहले से ही मौजूद है, कौन, जलवाष्प, जलवाष्प तथा वर्षा के जल से कौन कौन सी गैसें, फिर से ध्यान करिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसें औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होती हैं। और ये गैसें जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तथा वर्षा के जल से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, रासायनिक क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, तो इनके परिणामतः, रासायनिक अभिक्रिया करती है ना, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, तो इनके परिणामतः नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के रूप में क्या देखा हमने, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं
तो इनके अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, उसके बाद में हमने क्या लिया है, यहाँ से लिया है एरो लगा करके देखिए, तो इनके परिणामतः रासायनिक अभिक्रिया तो हो ही गई ना, किसकी किसकी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आदि जो गैसें औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, तो वायुमंडल में पहले से ही मौजूद जलवाष्प और वर्षा की जो मात्रा होती है उनके साथ में ये गैसें जो हैं, मुख्यतः ये तीन जो गैसें हैं ये क्या करती हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं CO2, SO2, NO2, ये तीन गैसें जो हैं ये जलवाष्प तथा वर्षा के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, और इनके परिणामतः देखिए, तो इनके परिणामतः नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये यहाँ पे नाइट्रिक जो ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बदला है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस में बदलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के रूप में होती है या बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, होती है, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ गए ना किस रूप में लिखना है, यहाँ से इस लाइन को ब्लैक वाली को पहले उठाना है, उसके बाद में होती है, इसे ही अम्लीय वर्षा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाली दो लाइनें देखते हैं, अर्थात उपरोक्त गैसें कौन कौन सी हैं, CO2 है, SO2 है और NO2 है, ये तीन गैसें जब वर्षा जल के साथ घुलकर, वर्षा के जल के साथ में घुलकर के धरातल पर पहुँचती हैं तो उसे ही अम्लीय वर्षा की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे ये संख्या लिखा हुआ है ना, इसको काट देना, और यहाँ पे क्या लिखना है, संज्ञा दी जाती है, इतना लिखना है। अब देखिए फिर से हम वापस फिर से इसको देखते हैं। सामान्यतः वायुमंडल में 60 से 90% तक 60 से 90% तक अम्लीयता H2SO4 के द्वारा, H2SO4 क्या है, ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो SO2 है, SO2 किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है, H2O के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, हम इसको लेते हैं पहले, SO2 क्या है, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती है, जल के साथ में। यहाँ पे जल क्या है, H2O क्या है, जल है। SO2 मतलब क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया करने के उपरांत क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, H2SO4, यहाँ पे ये 4 है, क्या है, 4, H2SO4। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, सामान्यतः वायुमंडल में 60 से 90% जो अम्लीयता होती है ना, वो H2SO4 के द्वारा होती है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होती है, और इसको हमने यहाँ भी देखो जोड़ दिया, 60 से 90% अम्लीयता किसके द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है ना। तथा 30 से 40, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 30 से मतलब 30 से 40%, 30 से 40% अम्लीयता किसके द्वारा होती है, HN मतलब क्या लिखा हुआ है, ये HNO3 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है, क्या है, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है यहाँ पे ये, ठीक है ना। देखो फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे NO2 मतलब क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2 क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो नीचे 2 लगा हुआ है ना, इसको K भी बोलते हैं और डाई भी बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, या इसको ऐसे बोल सकते हैं सल्फर के ऑक्साइड या ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो SO2 तो किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है, HO2 के साथ में, H2O है ना, मतलब जल के साथ में, H2O क्या है, जल, यहाँ पे ये जल है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, तो SO2 मतलब सल्फर के ऑक्साइड किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है, यहाँ पे जल के साथ में, और ये
NO2 मतलब नाइट्रोजन की ऑक्साइड किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है? जल के साथ में ही, ठीक है ना। तो ये दोनों ही गैसें क्रमशः से जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। तो इनसे फिर कौन सी मतलब कौन सी गैसें या कौन सा अम्ल निर्मित हो जाता है? H2SO4, यहाँ पे ये 4 है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसे ही जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बनता है, HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो हम यहाँ पे ऊपर 2 लाइनों में ये बात कर रहे थे कि वायुमंडल में 60 से 90% जो अम्लीयता आती है वो तो किससे आती है? सल्फ्यूरिक अम्ल से आती है। ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल से आती है। और ये तो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल से आती है। और यहाँ पे 30 से 40% जो अम्लीयता आती है वो नाइट्रिक अम्ल से आती है। अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। एसिड मतलब तेजाब, तेजाब जानते हो ना आप? तेजाब वाली वर्षा, तेजाब वाली वर्षा, एसिड रेन, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के ये समीकरण है, इसको अच्छे से इसी प्रकार से आप ध्यान करेंगे। ये समीकरण है, बहुत इजी कंसेप्ट है। आपके जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनसे SO2, NO2 और CO2 भी तो निकलती है ना। तो ये इस प्रकार की जो गैसें हैं जब लगातार तीव्र गति या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निकलती रहती हैं, तो जैसे ही पहले से ही मौजूद, जो आप जानते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता हमेशा 4% आर्द्रता हमेशा वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो एक तो जलवाष्प जो है, आर्द्रता जो है, आर्द्रता पहले से ही वायुमंडल में मौजूद है। अब उस जलवाष्प या आर्द्रता तथा वर्षा जल के साथ में जैसे ही ये गैसें मिश्रित होती हैं या मिश्रण करती हैं या रासायनिक अभिक्रिया करती हैं या घुलती हैं या उसके साथ में घुल जाती हैं, वर्षा जल के साथ में ये घुल करके जैसे ही नीचे पहुंचती हैं तो इनसे ही क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है। तो ये समीकरण दिया हुआ है कि जैसे ये SO2 जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है H2O के साथ में, और NO2 मतलब नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ये भी जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती है। तो इनसे ये बन जाता है, इससे ये बन जाता है, और इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में जो जल धरातल के ऊपर पहुँचता है ना, वही क्या है? मतलब अम्लीय वर्षा है। देखिए फिर नीचे देखते हैं अपन। अम्लीय वर्षा के जल का pH का मान, अम्लीय वर्षा जो होती है उसके जल का pH का मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का pH का मान कितना होता है? 5 से 2.5 के बीच होता है। मतलब 2.5 से कम नहीं होता है। 2.5 से, अगर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2.5 से 5 के बीच होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और आपकी किताब का फॉलो करें तो 5 से 2.5 के बीच होता है किसका? अम्लीय वर्षा का pH मान। अब pH क्या है? आप साइंस 10th क्लास में आपने पढ़े होगी ना। तो pH क्या होता है? वास्तव में फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कौन? pH। और फ्रांसीसी भाषा का शब्द जो pH है, ये जो pH है ये पोसोन शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? पोसोन शब्द से, पोसोन शब्द से, पोसोन शब्द से बना है ना। तो यहाँ पे pH अगर सामान्य अर्थों में देखें तो pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम वास्तव में अर्थ देखते हैं तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल की मीनिंग क्या होगी? पोटेंशियल की मीनिंग क्या होगी? देखते हैं अपन। POTEN, पोटेंशियल, TIAN, पोटेंशियल, AL। यहाँ पे देखिए ये मीनिंग हो गई है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये होता है। हालांकि आपको मैं तो वैसे समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे ध्यान में हो रहे तो कोई बात नहीं है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के जल का pH का मान कितना होता है, ये ध्यान रखना है। अम्लीय वर्षा का जो pH का मान होता है ना, वो कितना होता है? 5 से 2.5 के बीच होता है। जबकि pH का तटस्थ मान, pH का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दीजिए या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह दीजिए, तो pH का तटस्थ मान कितना होता है? तटस्थ मान वह मान होता है जिसके ऊपर उदासीनता होती है। मतलब pH का जो उदासीन मान होता है ना,
मतलब क्या हुआ, पीएच का जो उदासीन मान होता है उसे ही हम तटस्थ मान कह रहे हैं। तो तटस्थ मान कितना होता है पीएच का, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल में 1 से लेकर के 14 तक का मान होता है, तो उसमें तटस्थ मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। इससे अब किससे, मतलब 7 से, 7 पीएच से कम, 7 पीएच से कम मान अम्लीयता को, 7 पीएच से कम जो मान होगा वो अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, तथा इससे अधिक जो मान होगा वो क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा होता है, हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा होता है। हम ये कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे ना, हाइड्रोजन आयन जब अधिक होंगे तो अम्लीय वर्षा अधिक होगी, और जब हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो अम्लीय वर्षा भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान करना है। अब देखिए अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से कारक या कौन कौन से स्रोत उत्तरदायी हैं जिनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2 मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर देखिए के भी बोल सकते हैं, डाई भी बोल सकते हैं, सबके नीचे 2 लगा हुआ है ना, ये नीचे 2 लगा हुआ है, तो मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। सल्फर का क्या बोल सकते हैं, SO2 को क्या बोल सकते हैं अपन, सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो NO2 SO2, NO मतलब नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये क्या है, CO2। देखिए हमने क्या बोला, NO2 है, SO2 है, NO का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन हो गया, CO2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। 4 चीज़ें यहाँ पे, फिर से देखिए NO2 SO2 NO और CO2। यहाँ पे ये CO2 है, इसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। CO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई बोल सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाई भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं बीच में, ठीक है ना। ओब्लिक में देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए, सल्फर, साथ में आदि तथा सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड जो है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। मतलब सल्फर डाई जो ऑक्साइड है, इसको ठीक करेंगे आप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, यहाँ पे ये डाई लिखना है पूरा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, जिसको हम क्या कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में SO2। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती है, सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4 यहाँ पे, ठीक है ना, H2SO4 का निर्माण करती है। अब देखिए ये तो सल्फर डाइऑक्साइड तो किस में बदल रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल रही है, तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 किस में बदल रही है, नाइट्रिक अम्ल में बदल रही है, नाइट्रिक अम्ल में बदल रही है। हम यहाँ पे ये ब्लैक बाद में लिखा हुआ है, ब्लैक से बच्चे का बाद में लिखा हुआ है, हम सारी बातें फिर से देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2 SO2 NO CO2 आदि होता है ना। अब देखिए ये गैसें जो हैं मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड तो किस में बदल जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये तथा लिख कर नीचे लिखा हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 किस में बदल जाती है, नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है, HNO3, यहाँ पे ये HNO3 लिखा हुआ है, HNO3,
नाइट्रिक। कौन बदलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2 किस में बदलता है? नाइट्रिक अम्ल में। किससे? रासायनिक अभिक्रिया करके, जल से, है ना। अतः वायुमंडल में SO2, NO2 व CO2 निम्न स्रोतों के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे निम्न स्रोत कौन कौन से हैं? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स क्या होता है? मोटर गाड़ियाँ जो होती है ना, मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं, मोटर कार उद्योग। ऑटोमोबाइल्स को हम क्या कहते हैं? मोटर कार उद्योग। इसको एक ही नाम में रखें आप, मोटर कार उद्योग। कोयला, जल विद्युत संयंत्रों के कारण वातावरण में पहुंचती हैं। एक ये कारण हो गया। कौन कौन सी गैसों के लिए? SO2, यहाँ पे देखिए SO2, NO2, CO2, ये गैसें कौन कौन से स्रोतों से वायुमंडल में पहुंचती हैं? ऑटोमोबाइल्स के द्वारा। बिजली उत्पन्न करने के लिए ताप शक्ति जो ग्रह हैं उनसे, ताप शक्ति जो ग्रह हैं उनसे पहुंचती हैं। ताप शक्ति ग्रह से ये भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है ना, तो उससे भी ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं। खनिज तेल शोधन शालाओं से उत्सर्जन। खनिज तेल जो कच्चा तेल होता है, क्रूड जो ऑयल होता है, जब उसको शुद्ध किया जाता है तो शोधन जो शालाएँ होती हैं उनसे भी इन गैसों का ऊपर जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है। स्वचालित जो वाहन होते हैं उनसे भी इसका उत्सर्जन होता है ना। और जीवाश्म ईंधनों का दहन से। जीवाश्म ईंधन जो हैं, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी इन गैसों का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। लेकिन यहाँ पे हम प्राकृतिक गैस को इनका उत्सर्जन का स्रोत नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये वाले जो पदार्थ हैं ये जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी ये जो गैसें हैं ये उत्सर्जित होती हैं। यहाँ पे देखिए फिर से हमने एक परिभाषा, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। ये परिभाषा और हमने ईजी वे में यहाँ पे लिखवाई हुई है। अम्लीय वर्षा, हम जो एसिड रेन है, तेजाबीय जो वर्षा है वो किसे कहते हैं? ऐसी वर्षा जिसमें, अभी हमने बात की है ना, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इस डाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? के। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अब इस के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डाई लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और यहाँ भी हम डाई की जगह के लिख सकते हैं, के की जगह डाई लिख सकते हैं। ध्यान रहे इस चीज़ का। NO2, क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। क्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अब इस डाई की जगह के लिख सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2, यहाँ पे CO2 आदि गैसें, कौन कौन सी गैसें हो गई? SO2 हो गया, NO2 हो गया, Cl हो गया, CO2 हो गया, आदि गैसें वर्षा जल में घुलकर धरातल पर, यहाँ पे पर कर देना भाई, ठीक है ना, पर पहुँचती हैं, उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे ये उपरोक्त जो गैसें हैं अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में पहुँचती हैं, और वायुमंडल में पहुँचने के बाद में जैसे ही ये वर्षा जल के साथ में अपनी रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब सीधा ये होता है कि जैसे ही ये गैसें अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, और जैसे ही वर्षा जल के साथ में ये मिश्रित हो जाती हैं, घुल जाती हैं, घुल करके वर्षा के जल के साथ में ये धरातल के ऊपर पहुंचती हैं, तो वो वर्षा जो होगी वो एसिड रेन कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान करना है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, अम्लीय वर्षा के प्रभाव देखिए आप अब यहाँ पे, अम्लीय वर्षा के प्रभाव देख लीजिए आप यहाँ पे। मिट्टी की उत्पादन क्षमता घट जाती है। देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है, जैसे ही अधिक अम्लीयता वाला जो जल है वो धरातल के ऊपर पहुंचता है, तो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होती है, जो उर्वरक क्षमता होती है, मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो घट जाता है, तीव्र से घट जाता है, तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता घट जाती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव देख रहे हैं हम, तो पहला जो प्रभाव वो क्या है? मिट्टी की उत्पादन क्षमता घट जाती है, तथा अम्लीय वर्षा के द्वारा, अम्लीय जो वर्षा है, एसिड रेन जो है, अम्लीय वर्षा के द्वारा मिट्टी के खनिज जो है,
खनिज जो तत्व हैं, पोषक जो तत्व हैं, खनिज पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खनिज जो हैं, पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही जनरेट होते हैं ना पोषक तत्व जो होते हैं, ह्यूमस की मात्रा अपने आप ही जो आपकी जो मिट्टी होती है उसमें मृदा में जो अपने आप ही जनरेट होती रहती है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। मृदा की उर्वरकता, मृदा की जो मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, उर्वरक क्षमता जो होती है तथा उत्पादकता घट जाती है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता होती है मिट्टी की वो भी घट जाती है और मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी कम हो जाता है। किससे? अम्लीय वर्षा से। दूसरा कारण हम पढ़ रहे हैं, दूसरा कारण जो है इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, मृदा की उर्वरकता तथा उत्पादकता घट जाती है। अधिक, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरे में हम इसको ऐड कर रहे हैं। अधिक अम्लता के कारण मृदा के खनिज लवण, इसको वे को हटा देंगे यहाँ पे। अधिक अम्लता के कारण मृदा के जो खनिज लवण हैं, पोषक तत्व हैं, खनिज लवण वे को यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। खनिज लवण व पोषक तत्व, ये पोषक लिखा हुआ है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण हमने इस रूप में देखा। तीसरा कारण देखिए आप, अम्लीय वर्षा का व्यापक प्रभाव होता है। अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है? व्यापक होता है। ऐसा नहीं है कि अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम क्षेत्र में होता है, एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं होता है अम्लीय वर्षा का प्रभाव। क्योंकि आपको पता है कि यह वर्षा जो है दूर विस्तृत जो क्षेत्र होते हैं उनको भी प्रभावित करती है। क्योंकि अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी जो कारक हैं वायु के वेग के साथ में वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूरी तक बह जाते हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तक ये चले जाते हैं, बह करके चले जाते हैं, है ना, उड़ करके चले जाते हैं। इसलिए सीमित नहीं होता है, व्यापक प्रभाव होता है इसका, जिससे कई किलोमीटर तक का जो वायुमंडल होता है वो प्रभावित होता है। आपको पता है कि अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी जो वायु के जो वेग के साथ में जो अम्लीय वर्षा के जो ये गैसें जो होती हैं बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती हैं, और जितने विस्तृत क्षेत्र में ये गैसें फैलती हैं उतने विस्तृत क्षेत्र में ही अम्लीय वर्षा होती है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव होता है वो व्यापक या विस्तृत तौर पर होता है, जिससे कई किलोमीटर तक का वायुमंडल जो होता है प्रभावित होता है। अम्लीय वर्षा के द्वारा वायुमंडल का कई किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, वायुमंडल के कई किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है। तीसरा प्रभाव हमने ये देखा। चौथा प्रभाव देखिए, अम्लीय वर्षा से पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या होता है? अम्लीय वर्षा से जो जल के स्रोत होते हैं, पेयजल के जो स्रोत होते हैं वो दूषित हो जाते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा में अम्लीयता की मात्रा अधिक होती है। और अम्लीय जो जल होता है, तेजाबी जो जल होता है, तेजाब प्रकार का जो जल होता है वो जैसे ही जलीय स्रोतों में मिलता है या मिश्रित हो जाता है, घुल कर के नीचे आ जाता है ना, तो सारा जो अम्लीय वर्षा का जल जैसे ही इन जलीय स्रोतों में प्रवेश करता है तो पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं, जिससे अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे श्वास व त्वचा संबंधी बीमारियां, जैसे श्वास लेने में दिक्कत होती है, त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं इसको ठीक कर लेना, संबंधी बीमारियां, आँखों में जलन आदि बीमारियां हो जाती हैं। आदि बीमारियां क्या हो जाती हैं? इनसे हो जाती हैं। ठीक है। पांचवी विशेषता देखिए, अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा का जो होता है वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वनों की पत्तियों पर, देखिए अम्लीय वर्षा का जल जैसे ही वनस्पति आवरण के ऊपर आता है, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर अम्लीय वर्षा का जल पहुंचता है, तो वनों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक मोम जानते हो ना आप, मोमबत्ती जलाते हो, उस मोम की बात कर रहे हैं। मोम जैसी एक परत सी जम जाती है, पत्तों की या पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर मोम जैसी परत जम जाती है, जिसके कारण पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं, है ना, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो पत्तियों के स्टोमेटा, रंध्र, छिद्र वगैरह जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पे रंध्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जिसके कारण पत्तियों के रंध्र या छिद्र या स्टोमेटा, ठीक है ना, यहाँ पे रंध्र लिखा हुआ है, रंध्र बंद हो जाते हैं, जिसके परिणामतः प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। अब जब पेड़ पौधों के रंध्र जो हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं पत्तियों के, ठीक है ना, पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उसके परिणामतः क्या होता है? एक तो प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है,
एक जनन प्रक्रिया तथा वाष्पोत्सर्जन आदि प्रक्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। आदि जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मंद पड़ जाती हैं। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे जो वाष्प के रूप में जो जल अलग होता है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उसे, है ना। तो ये सब प्रक्रियाएं मंद हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जर्मनी जो देश है, यूरोप महाद्वीप का जो जर्मनी देश है, उसमें 8%, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 80 लग रहा है ना, तो ये 80 नहीं है, इसको 8 कर लेना, 8%, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जर्मनी में 8% वन नष्ट हो गए हैं। किसके कारण नष्ट हो गए हैं? अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो गए हैं। 8% जो वन है वो जर्मनी में नष्ट हो गए हैं। यहाँ पे 8% कर लेना, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के आगे की जो विशेषता है, प्रभाव देखिए, 5 नंबर हमने पढ़ लिया, 6 नंबर हम पढ़ रहे हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीव, अम्लीय वर्षा के कारण जो हैं वो जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीव वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक तो जलीय जीवों के ऊपर, एक वनस्पतियों के ऊपर। जैसे अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन जो उच्च अक्षांशीय देश हैं, ये आदि देशों में अम्लीय वर्षा के कारण अधिकांश जैविक समुदाय समाप्त हो गए हैं। अधिकांश जो जैविक समुदाय हैं वो समाप्त हो गए हैं। अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन जैसे जो देश हैं उनमें अम्लीय वर्षा के कारण जो अधिकांश जैविक समुदाय है वो समाप्त हो गए हैं। अगर हम बात करें तो 5 pH से कम जो अम्लीय वर्षा होती है ना, 5 से कम pH में वयस्क जो मछलियां होती हैं, एक तो वो मर जाती हैं, है ना। और मछलियों के जो अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है, मछलियों के अंडों से बच्चे निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो भी इससे प्रभावित होती है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा से आगे की देखिए प्रभाव क्या है। अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा से मृदा की जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। अगर हम ये देखें कि वास्तव में अम्लीय मृदा जो एसिड सोइल जो है वो उसका पीएच मान कितना होता है, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 2.5 से 7 के बीच, मतलब 6 अगर जैसे मान लीजिए किसी मिट्टी की अम्लता 6.5 pH है तो वो अत्यधिक मात्रा में क्या हो गई। अगर देखिए यहाँ पे हम ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे ये लाइन मैंने डाल दी, यहाँ पे तटस्थ मान है, उदासीन है, पीएच मान क्या है यहाँ पे उदासीन है। अब जैसे जैसे हम 7 से कम आएंगे तो 6.5 क्या होगा, थोड़ी कम अम्लता वाली मिट्टी हो गई ना। और जब इस प्रकार से हम पीछे की ओर जाएंगे तो 2.5 pH वाली जो मिट्टी होगी वो अत्यधिक क्या होगी, अम्लता वाली मिट्टी कहलाएगी। तो हम यही कह रहे हैं। तो 6.5 कम अम्लता वाली मृदा हो गई और 2.5 pH वाली जो मृदा है वो अत्यधिक मात्रा की अम्लीय मृदा कहलाएगी, ठीक है ना। इसी रूप में आपको ध्यान करना है। अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है जिससे पादप व जंतु जगत को हानि होती है। पादप व जंतु जगत को हानि होती है तथा जैविक प्रक्रियाएं मंद हो जाती हैं। अम्लीय वर्षा से इमारतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो इमारतें होती हैं उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये यूनान लिखा हुआ है, यूनान वर्तमान का ग्रीस देश, वर्तमान का ग्रीस, इसको ग्रीस भी कह सकते हैं आप। प्राचीन समय में इसका नाम यूनान था, वर्तमान में इसका नाम ग्रीस है। जैसे यूनान, इटली तथा भारत। अब भारत में जो ताजमहल है वो भी संगमरमर से बना हुआ है ना। आदि देशों में संगमरमर से बनी मूर्तियों पर इमारतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अम्लीय वर्षा से इमारतें जो होती हैं, विशेषकर संगमरमर से बनी हुई जो इमारतें होती हैं, जैसे यूनान है, इटली है, भारत है, ऐसे देशों में संगमरमर से बनी हुई जो
इमारतें होती हैं और जो मूर्तियाँ होती हैं, विशेषकर मूर्तियाँ, इनके ऊपर भी, इमारतों के ऊपर भी और मूर्तियों के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अम्ल वर्षा के जल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पत्थरों जैसे चूना है। सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थरों जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट कैल्शियम यौगिकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। कैल्शियम यौगिकों के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है जिप्सम बनाता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे जो पत्थर होते हैं उनके साथ में कैल्शियम यौगिकों के साथ, इनके कैल्शियम जो यौगिक होते हैं उनके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे इनके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो वो जिप्सम में बदल जाता है। फिर जो मतलब जो बिल्डिंगें होती हैं, मार्बल से बनी हुई जो बिल्डिंगें होती हैं, संगमरमर से बनी हुई जो बिल्डिंगें होती हैं, वो उनके ऊपर की जो परतें होती हैं वो पपड़ी के रूप में हटने लगती हैं, धीरे धीरे पपड़ी के रूप में हटने लगती हैं। तभी तो अम्लीय वर्षा से एसिड जो रेन होती है उससे जो संगमरमर से बनी हुई जो इमारतें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के उपाय देखिए यहाँ पे ये प्रश्न लास्ट ईयर आया था। अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के उपाय एक एक को लेते हैं अपन। विभिन्न स्रोतों से अम्लीय वर्षा होती है। विभिन्न स्रोतों से अभी हमने बात की है ना, कौन कौन से स्रोतों से अम्लीय वर्षा होती है। जैसे SO2 तथा NO2 के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाए। जिन जिन स्रोतों से अम्लीय वर्षा होती है या यूँ कहें अम्लीय वर्षा के लिए जिन कारकों को उत्तरदायी माना जाता है उनको कम कर दिया जाए ना, तो कम कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा नियंत्रित हो जाएगी। तो जैसे SO2 है, NO2 है, CO2 है, ये जो गैसें हैं, जिन औद्योगिक इकाइयों से इन गैसों का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है उन औद्योगिक इकाइयों को या तो जो बड़ी बड़ी जो मतलब मार्बल या संगमरमर वाले जो स्थान हैं उनसे दूर स्थापित किया जाए, या जहाँ पे नमी जो है, वाष्प वाले जो स्थान है, जलवाष्प वाले जो स्थान हैं, जलवाष्प की मात्रा कम है, उन स्थानों में इनको स्थापित किया जाए ताकि ये जो गैसें हैं ये जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं कर पाई, है ना। तो ये भी तो एक उपाय हो गया ना, नियंत्रित किया जाए। तो SO2, NO2 और CO2 उत्सर्जित करने वाली जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको नियंत्रित किया जाए। जिन औद्योगिक इकाइयों से, अब देखिए यहाँ पे जिन औद्योगिक इकाइयों से SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है, उन उद्योगों में एक तो बैग फिल्टर तथा कोलाइडल टैंक, ये क्या लिखे हुए हैं, बैग फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर जानते हो ना आप, फिल्टर पंप होता है वैसे, बैग फिल्टर लिहाजा है यहाँ पे, बैग फिल्टर तथा कोलाइडल टैंक बनाए जाएं। बैग फिल्टर तथा कोलाइडल टैंक बनाए जाएं। कहने का मतलब यहाँ पे इन दोनों शब्दों का मतलब यही है कि जिन औद्योगिक इकाइयों से, जिन कल कारखानों से, जिन फैक्ट्रियों से SO2 तथा NO2 और CO2 की मात्रा की जो गैसें होती हैं वो अधिक उत्सर्जित होती हैं, उन उद्योगों में बैग फिल्टर, कोलाइडल जो टैंक होते हैं, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इन गैसों को वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही इनको इस प्रकार से प्यूरीफाई कर दिया जाए कि इनमें जो ये गैसें होती हैं वो कम से कम मात्रा में वायुमंडल में पहुंच पाएँ, वो पहले ही फिल्टर हो जाएं। कोलाइडल टैंकों के माध्यम से इन गैसों को पहले ही शुद्ध कर दिया जाए। ठीक है ना। तो ऐसी तकनीक को काम में लिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में जो भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं उनमें इन चीज़ों को विशेषकर पहले प्राथमिकता दी जाती है। बैग फिल्टर है, कोलाइडल टैंक है ना, इन चीज़ों को पहले प्राथमिकता दी जाती है और इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे जो है तीसरे अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने का जो तीसरा उपाय है वो देखते हैं अपन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम जानते हैं ना, सौर ऊर्जा है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, आदि को बढ़ावा दिया जाए। आदि को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको अगर हम जैसे औद्योगिक इकाइयों में सौर ऊर्जा से हम औद्योगिक इकाइयाँ चलाएँगे तो कोयला है, आपका जो डीजल है, पेट्रोलियम जो
है ना, पदार्थ हैं, इनका दहन कम होगा। जब इनका दहन कम होगा तो हम सौर ऊर्जा को काम में लेंगे, पवन ऊर्जा को काम में लेंगे, जो ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो न्यूनतम मात्रा में या यूँ कहें नगण्य या न के बराबर गैसों का उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो इसको बढ़ावा दिया जाए। व्यक्तिगत, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब निजी परिवहन के साधनों की जगह सार्वजनिक परिवहन के साधनों को काम में लिया जाए। अब एक व्यक्ति अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर निकलता है तो वो अत्यधिक मात्रा में जो वाहनों से मोनोऑक्साइड जो गैस है उसका उत्सर्जन होता है ना। तो एक तो एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है पर्सनल आपकी खुद मतलब निजी वाहन के रूप में, जबकि वही व्यक्ति अगर सार्वजनिक या यूँ कहें गवर्नमेंट के जो परिवहन के साधन हैं उनको काम में लेता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही व्हीकल में बैठ करके जा सकते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन के साधनों को काम में लिया जाए। समय समय पर वाहनों की जांच करवाई जाए। आपने देखा होगा कभी कभी जो गाड़ियां होती हैं उनका मेंटेनेंस इतना ख़राब होता है कि वो एक गाड़ी जो होती है जैसे ही निकलती है तो उसका मेंटेनेंस इतना ख़राब होता है कि धुआं छोड़ते हुए वो गाड़ी का जो वाहन है वो चलता है। तो इस प्रकार से समय समय पर वाहनों की जाँच करवाई जाए, है ना। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में जो BS4 जो प्रकार के जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपने पढ़ा है ना, मतलब BS6 प्रकार का ईंधन, BS4 प्रकार का ईंधन पड़ा है ना। तो उसी प्रकार से वाहन की कैटेगरी भी वही होती है। तो अभी दिल्ली में BS4 प्रकार के जो वाहन हैं उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS6 प्रकार के जो व्हीकल्स हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। उनका मतलब क्या होता है, ये स्टैंड मतलब उनकी तकनीकी अंतर होता है। उनमें वाहनों में क्या होता है, तकनीकी अंतर होता है, अच्छी क्वालिटी के, उससे अच्छी क्वालिटी के, उससे अच्छी क्वालिटी के। इस प्रकार से BS6 प्रकार के जो व्हीकल्स होते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जिन जलीय स्रोतों में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई है, जिन जलीय स्रोतों में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई है वहाँ पानी में चूना डाला जाए। वर्तमान समय से पहले तक जो जलीय स्रोत पूरी तरह से अम्लीयता के शिकार हो गए हैं, जिनमें अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई है, उनके जल में चूना डाला जाए। उनके जल में क्या किया जाए, चूना डाला जाए। तथा मृदा की अम्लीयता को नष्ट करने के लिए भी जब कोई मिट्टी पूरी तरह से अम्लीय मृदा में बदल जाती है, जब कोई उपजाऊ मृदा जो है वो जैसे ही अम्लीय मृदा में बदल जाती है तो उसकी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए भी चूने का प्रयोग किया जाए। कैल्शियम प्रकार के जो चूना जो होता है, जिप्सम पत्थर जो होता है ना, तो इस प्रकार के जो अम्लीयता को नष्ट करने वाले जो चूने के जो प्रकार होते हैं उनको भी वहाँ पे काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मृदा की अम्लीयता को नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान करना है, समीकरण अगर समझ में आ गया, समीकरण ऊपर जो है ये अम्लीय वर्षा होती कैसे है, बस वो समझ में आ गया ना, समझ लो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है ना। और ज़्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अम्लीयता के जो प्रभाव हैं, दुष्परिणाम, यहाँ पे प्रभाव कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं, दुष्परिणाम कह सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव या दुष्परिणामों को आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। और अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं लास्ट ईयर ये आया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे।